महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया तूफान खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। तो शिवसेना के बाद अब एनसीपी दो हिस्सों में बंट चुकी है। अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर शिंदे सरकार में एंट्री मार दी है और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी संभाल ली है। तो अजीत पवार एनसीपी से खुद तो टूटकर ही पार्टी के साथ में चले गए। उनके साथ में करीब 40 विधायक भी उनके साथ में शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। साथ ही बता दें कि और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कुल मिलाकर एनसीपी टूट गई और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है बीजेपी को। राज्य में कोई सी भी पार्टी फिलहाल किस हाल में खड़ी है और क्या असर पड़ने वाला है राज्य और केंद्र की राजनीति पर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार का पाला पलटते ही एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। एनसीपी दो हिस्सों में क्या टूटी, महाराष्ट्र का नंबर गेम ही बदल गया और एनसीपी की इस टूट का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है और बाकी तमाम दल बिखरे खड़े हैं। और अगर ऐसे में शिंदे गुट पर अयोग्यता की तलवार लटकी और सरकार पर कोई खतरा आया तो अब अजीत पवार के सहारे बीजेपी अपनी सरकार को बरकरार रखने में सफल हो जाएगी। क्या है बीजेपी का नंबर गेम? आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास निर्दलीय और छोटे दलों को मिलाकर महाराष्ट्र में कुल 126 विधायक हैं और अगर शिंदे गुट के 40 विधायकों को भी जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 166 का हो जाता है। और अब अजीत पवार भी अपने साथ 30 विधायक लेकर गठबंधन में जुड़ गए हैं। ऐसे में ये आंकड़ा 196 तक पहुँच जाता है। अब अगर शिंदे गुट को हटा भी दें तो बीजेपी अजीत पवार और उसके समर्थक विधायकों के साथ 156 के आंकड़े पर रहेगी, यानी बहुमत से 11 विधायक ज्यादा। और यही कारण है कि अजीत पवार की बगावत बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा है। हालांकि इस नंबर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो भी हो, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार की पॉलिटिक्स उलझ कर रह गई है, क्योंकि जिस तरह उन्हें भतीजे अजीत पवार ने गच्चा दिया है उसके बाद बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें सियासी चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से भूचाल देखने को मिल रहा है राजनीति में, आखिरकार इसको लेकर एक बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। बगावत इसलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से बीते साल की अगर बात करें तो यही जून का महीना रहा है जहां पर जब शिवसेना में दो गुट बने थे और अब मात्र एक महीना पहले यानी कि 2 जुलाई को इस बार एनसीपी टूट चुकी है। दो गुटों में एनसीपी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। जहां अभी तक शिवसेना ही अपने चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार एक दूसरे पर बगावत में थी, अब दूसरा भी एक समीकरण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है एनसीपी चुनाव चिन्ह को लेकर। क्योंकि बात अगर अजीत पवार की करें तो शिंदे सरकार में वो शामिल हो चुके हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए हम लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिस तरीके से शिवसेना अभी तक अपने चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ती नजर आ रही है, लगातार उसको लेकर बगावत के सुर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब एक दूसरा उदाहरण कहीं एनसीपी ना बनकर रह जाए। तो देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक नया सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी तूफान मचा हुआ है, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। एनसीपी प्रवक्ता है अनु पाटिल, शिवसेना प्रवक्ता है गुलाब चंद दुबे और बीजेपी नेता बिनू मेनन मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत एनसीपी के साथ में करूंगी मैं। अनु जी,
दूरदृष्टि के लिए शरद पवार जाने जाते थे, लेकिन अपने ही घर में बगावत के सुर उठे हुए थे, भनक तक नहीं लगी और अजीत पवार बीते दिन डिप्टी सीएम बन चुके हैं। जी, जैसे आपने कहा कि पवार साहब को इस बार में भनक नहीं थी। जी, पवार साहब को इस बार में बिल्कुल भनक थी, लेकिन हादसा कुछ इस तरह से हुआ है और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि इसमें भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन करने का साम दाम दंड भेद यूज करके सारी प्रकार से पार्टियों को तोड़ने का ये बहुत बेहतरीन षड्यंत्र है, जिसका उदाहरण हम कुछ दिन पहले ही शिवसेना के और शिंदे गठ के इसके माध्यम से हम देखते आ रहे हैं। और आने वाले समय में पार्ट 2 वैसे ही पिक्चर कई फिर से मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवादी में भी यही सीन देखा जाएगा, लेकिन इस वजह से जो हमारे कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी हमारा मतदार संघ है, उनको ये समझ गए हैं कि भाजपा का आखिर चेहरा क्या है और किस तरह से वो राजनीति करते हैं। लेकिन अनु जी, जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि शरद पवार को पहले से ही पता था और बीजेपी का आप हस्तक्षेप इसमें बता रही हैं, दूरदृष्टि के लिए जाने जाते थे, इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, अलग अलग पार्टी के साथ में काम किया है उन्होंने, उसके बाद में जाकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है एनसीपी, तो क्या घर को ही नहीं संभाल पाए शरद पवार जब उन्हें पहले से ही पता था कि अजीत पवार जा सकते हैं? और हमेशा से ये भी खबर निकलकर सामने आई थी, जब भी एनसीपी से पूछा जाता था कि अजीत पवार के साथ में कोई भी नाराजगी नहीं है, वो एनसीपी से नाराज है ही नहीं, तो फिर बिना नाराजगी के शिंदे गुट के साथ? देखिए, कैसा है कि लोकशाही में ये निर्णय हर एक इंसान को लेने का अधिकार है। साथ ही साथ में अभी के इसमें 3 पहिया सरकार, हम कह सकते हैं कि वो समय है कि भाई अगर मतदाता मतदान करता है तो आमदार चुन के आता है, और आमदार के बाद में मुख्यमंत्री कौन बैठेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बैठेगा, ये आमदार लोग, मतलब जो संगठना है 280 वो तय करती है। ठीक है बीनू जी हमारे साथ में जुड़े। बीनू जी, खुशी है, लेकिन आपके पास मैं वापस लौटूंगी, बाद में लौटूंगी, उससे पहले मैं गुलाब चंद जी के पास चलूंगी। गुलाब चंद जी, अगर बात करूं महाविकास आघाड़ी की तो बड़ा झटका है, क्योंकि अजीत पवार जा चुके हैं। जी, आपको सुन नहीं पाया। गुलाब चंद जी, महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि अजीत पवार अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। जी, ये होना चाहिए था। निश्चित तौर पर वर्तमान राजनीतिक पटल पे ये देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में ये संपूर्ण देश सुजलाम सुफलाम हो सकता है। ऐसे में आदरणीय अजीत दादा जी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर पहले उनका मैं सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और ये होना तय था। जब भी पुत्र मोह या पुत्री मोह का जब स्थिति होती है किसी राजनीतिक किसी नेतृत्व के अंतर्गत, तो हालात ऐसे पैदा होते हैं, उसी का परिणाम है, इसमें कहने मुझे कोई कुरेज नहीं है। जब किसी को मान सम्मान उचित जगह पे और उचित स्थान पे नहीं मिलता, तो ऐसे हालात पैदा होते। यही हालात पिछले वर्ष हुआ था शिवसेना में। गुलाब चंद जी से फिर से संपर्क करेंगे, लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। बीजेपी नेता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बीनू जी, अब तो खुश होंगे क्योंकि अब तो अजीत पवार भी आ चुके हैं। भले ही अगर शिंदे गुट आपसे अलग भी होता है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है उस पर तो आप काबिज ही रहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए। और दूसरी तरफ एनसीपी भी आरोप लगा रही है आप पर कि आपने हस्तक्षेप किया है, उसकी वजह से एनसीपी टूटी है, आप नहीं चाहते कि एनसीपी गुट जो है वो एक साथ में रहे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपनी गलती का ठीकरा जो है इनका सारे विपक्ष का यही काम है। आप मुझे बताएं, जब शरद पवार जी इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद अजीत जी अपने आप को जो सबसे ज्यादा प्रबल मानते थे अध्यक्ष के रूप में, इन्हें बनाए बिना इन्होंने अपने सुपुत्री को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब इसका भी ठीकरा वो बीजेपी पे छोड़ेंगे। तो परिवारवाद जब आप करें, आप जो है कॉम्पिटेंस और जो समर्पण है इसको वैल्यू करे बिना आप जब परिवारवाद फैलाएंगे तो नाखुशी रहेगी, और इसी नाखुशी के कारण जो है अजीत पवार जी की पार्टी में खेमा पटना हुआ है। यही चीज जो है शिवसेना में हुआ। शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई। बाला साहब ठाकरे जी की एक आइडियोलॉजी थी। आपको मैं इस चैनल में बैठकर वो बात नहीं बोल सकता जो बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे, जो कांग्रेस के साथ अलायंस बनाएगा या सोनिया गांधी के साथ
अलायंस बनाएगा, उनको क्या बोलते थे वो। उसके बावजूद उनके सुपुत्र जो है उन्हीं के बाला साहेब ठाकरे जी के मुंह पे कालिक पोत कर ये कांग्रेस के साथ जुड़े। तो ये जब आइडियोलॉजी जो शिंदे जी बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इसी चीज को लेकर विरोध किया। बाला साहेब ठाकरे जी हिंदुत्व पे चलते थे और उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, हनुमान चालीसा बोलने वालों को उठा के बंद कर दिया। और जहां तक शरद पवार जी की बात बताऊं मैं आपको, तो इनके बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े इनके दिग्गज नेता है छगन भुजबल जी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने और प्रफुल्ल पटेल जी ने इसे सेकंड भी किया है कि इनकी जो पर्सनल मीटिंग थी जहां पे 10-15 लोग थे, वहां पे शरद पवार जी ने साफ बोला कि भाई 2024 में जो है मोदी जी को कोई नहीं रोक रहा है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें सामने है। ठीक है, हर कोई जो है डूबती नैया से बाहर आने की देखता है। हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो डूबती नैया में रहने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, लेकिन बीनू जी राहुल गांधी जैसे नेता के जिसके साथ कोई यूनाइट नहीं होता, हाँ, कहने में जाके जुड़ने का उन्होंने काम किया तो लोग हटे नहीं। ठीक है बीनू जी, संजय राउत का बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी अगर केंद्र सरकार की बात करे तो कहीं ना कहीं जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर, जिन पर आरोप लगाती रही है बीजेपी, अब वो उनके साथ में है। अब उनके जितने भी गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। यानी कि विपक्ष जिस तरीके से बोलता है कि वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके? अब उन पर कोई आरोप नहीं रहेगा? देखिए, जो आरोप है और जो कार्रवाई है वो कानूनी प्रक्रिया है, वो चलेगी। और ना हमने अपने नेताओं को ना अपने अलायंस के नेताओं का कभी इसमें समर्थन किया है। और जहां तक ये जो वॉशिंग मशीन में धुलने की और इनको क्रिमिनल बोलने की बात है, ये अपने आप को क्रिमिनल क्यों नहीं मानते? ठीक, हराज केस में जमानत में बाहर है, विभिन्न केसों में जमानत में बाहर है ये लोग, ये अपने आप को क्रिमिनल नहीं मानेंगे पर दूसरों को क्रिमिनलाइज कर देंगे। ठीक है, देखिए, ये अपनी जो नाकामी जो है तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी, अब आप देखिए ना विपक्ष कहाँ से विपक्ष बैठा है, मुझे बताइए। एकजुटता कहाँ है ये पे? ये आप अपने अभी भी एकजुटता तोड़ने का आरोप वहां पर लग रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। पर पटना में जो है केजरीवाल जी इनके साथ जुड़ रहे, ये केजरीवाल जी के बात में सहमत नहीं। ठीक है बीनू जी, एक सवाल ये भी है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से भुजबल के साथ में और भी तमाम ऐसे विधायक रहे हैं जिनको लेकर अक्सर देखा है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी विधायक हैं वो उनके जो सोशल मीडिया पर वायरल करते थे कि ये इस भ्रष्टाचार में है, ये इस भ्रष्टाचार में है। तो बीजेपी के जो विधायक ये वायरल करते थे सोशल मीडिया पर, अब क्या कहा जाए जब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं? देखिए पंकज जी, जैसे मैंने पहले कहा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी और इससे किसी को कोई संविधान नहीं मिलेगा, ना हमारा कोई संरक्षण मिलेगा। ठीक, परंतु मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी अलायंस जुड़ती है वो एक आइडियोलॉजी के तहत चलती है। बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है और सन 80 में जो स्थापना हुई बीजेपी की, उस दिन से आज तक जो है हमारी आइडियोलॉजी सेम रही है। चाहे वो 370 हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, हम अपनी चीजों से दामनदोर नहीं होते हैं। और जो हमसे जुड़ता है वो उस आइडियोलॉजी के तहत अगर जुड़ना चाहता है तो ही जुड़ सकता है। ठीक है बीनू जी आपके पास वापस लौटूंगी। ठीक है, आपने जो सफाई देनी थी वो दी। बिल्कुल। अनु जी आपसे सवाल है मेरा कि आप जिस तरीके से एनसीपी की बात कर रहे थे, एनसीपी से तमाम बयान सामने आए थे कि कोई नाराजगी नहीं है अजीत पवार की। अजीत पवार ने 2019 में माना कि देवेंद्र फडणवीस के साथ में भी डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का रोल, जहां पर नेतृत्व में अगर दिल्ली की बात करें उस समय पर कार्यकारी की जो अध्यक्ष उनको बनाया गया था, एक तरफ तो प्रफुल्ल पटेल थे, दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी थी सुप्रिया सुले, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का साथ में जाना कितना बड़ा दर्द है एनसीपी के लिए, जिस पर विश्वास जताया। मुझे ये जानना मैं कहना चाहूंगी कि प्रफुल्ल पटेल जी जो उन्होंने किया, इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने जो किया वो सही किया। कहीं ना कहीं पवार साहब के साथ में जो पार्टी स्थापन करते वक्त वो उनके साथ में थे, और आज अचानक उन्होंने जो जनता के सामने और जो सत्ता
कायम करने के लिए जो पलटी मारी है वो हालांकि बहुत दुखद बात है। और साथ ही साथ में जैसे भाजपा के जो वीनू जी है वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी, देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि हम कुछ भी हो जाएगा लेकिन एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे का आइडियोलॉजी गई कहाँ? आपकी तो आइडियोलॉजी थी एनसीपी के साथ नहीं जाने की। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने एनसीपी की पार्टी पूरी तरह से तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं कौन सा षड्यंत्र है जो आप रचना चाह रहे हैं? क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? सत्ते की भूख हमें ना होते हुए आपको कितनी अच्छी तरह से कितनी भूख लगी हुई है, तो सारी जनता देख रही है। ठीक है, वीनू जी जवाब दीजिए। देखिए, उस एनसीपी जिसके सर्वा सर्वे जो है शरद पवार जी थे, उस एनसीपी के साथ जुड़ने से मना किया था। अजीत पवार जी तो पहले भी हमारे साथ जुड़े थे। अब जो है एनसीपी के जो नेतृत्व है, एनसीपी के जो नेता है, उन्होंने अजीत पवार जी पे अपना विश्वास जताया है, उनके साथ आए हैं। विश्वास जताने पर आप जो बयान देते हैं, विश्वास जताने पर वो बयान चले जाते हैं। नहीं, पंकज जी सुनिए, मैंने पहले ही क्लियर किया, शरद पवार जी के नेतृत्व वाले और अजीत पवार जी के नेतृत्व वाले, मैंने दोनों को सेपरेट किया है। तो अजीत पवार जी तो पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, तो अजीत पवार जी के समर्थन में, अजीत पवार जी के साथ, अजीत पवार जी के मार्गदर्शन में जो एनसीपी जुड़ना चाहती है वो जुड़ी है हमारे साथ। शरद पवार जी के आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई एनसीपी नहीं जुड़ी हमारे साथ। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। एक आइडियोलॉजी, और देखिए जब शरद पवार जी अजीत पवार जी जब पहली में बीजेपी के साथ जुड़ने को तैयार हुए, वो उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने को तैयार हुए, हमारे मापदंडों के साथ तैयार, हमारी जो आइडियोलॉजी है उस पे झलक करके तैयार करने को हुए। अब शरद पवार जी को, और इस चीज को देखिए शरद पवार जी भी मानते हैं। ठीक है, शरद पवार जी भी अपनी फेलियर को मानते हैं। विश्वास जताया तभी आप ही के साथ में आए हैं ना। बिल्कुल बीनू जी। गुलाब चंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गुलाब चंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, अनु जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिसका विश्वास उन पर जताया जा रहा है उसको साथ में लेकर वो आ रहे हैं, लेकिन अगर बात जाने की हो तो यहां पर एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने शरद पवार को लेकर 1978 का और 1999 का जिक्र किया है कि वो भी तो जिस तरीके से अजित पवार ने सत्ता परिवर्तन किया है वो दूसरी पार्टी के साथ में चले गए, ऐसे तो उन्होंने भी किया था ना शरद पवार ने। तो क्या ये माना जाए कि परंपरा के हिसाब से अजित पवार आगे बढ़ रहे हैं, वो परंपरा निभा रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकशाही में सत्ता कायम करने के लिए संविधान ने जो नियम लागू किए गए हैं उसका वो पारित कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो परंपरा लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो बात की बात है। इसका मतलब आपको कहीं भाजपा को सत्ता कहीं ना कहीं लगी कि मेरे हाथ से जाने वाली है, इसलिए आपने एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की। कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि एकनाथ शिंदे के 13 आमदार है वो। लेकिन अजीत पवार पहली बार आपको धोखा नहीं दे पाए ना, उससे पहले भी 19 में दे चुके हैं आपको धोखा। बिल्कुल, लेकिन उस धोखा नहीं दिए, उस वक्त सिर्फ जो हुआ था वो धोखा नहीं कह सकते, अब धोखा उस वक्त की वो जरूरत थी जी। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अभी जो हुआ है इस उम्र में शरद पवार जी के साथ में इस उम्र में इसका तो लिहाज करना चाहिए था, मैं ये कहूंगी। लेकिन अभी लोकशाही में अपना अपना निर्णय लेने का सभी को अधिकार है, तो वो निर्णय उन्होंने लिया है पवार साहब ने। अनु जी अब बात आती है चुनाव चिन्ह की। एक तरफ तो शिवसेना भी चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ रही है, आपस में 2 गुट में बढ़ चुकी है। अब आगे शरद पवार की तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो दावा ठोक दिया कि हम एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए भी लड़ेंगे पूरे खुले में एकदम। आप किस तरीके से उससे? मैं इतना कहना चाहूंगी कि जयंत पाटिल जी ने अभी जितने 9 मंत्री महोदय ने शपथ विधि ली है उनके ऊपर केस कोर्ट में हमने गुहार लगाई है, तो उसका जो निर्णय आएगा वो कोर्ट ही देगा। अब आने वाले समय में विधायकों में से 40 के करीब तो जा चुके हैं, बचे ही कितने आप? हाँ, वो तो है, वो तो सही बात है, वो तो उसमें कोई ये नहीं कि ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल। चलिए बीनू जी, आप कुछ कहने वाले थे, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको पंकज जी याद दिलाना चाहूंगा, उनकी महाविकास अघाड़ी जो थी वो शुरू से ही फेलियर रही है। देखिए, इनका समर्थन जो है डायरेक्टली जो है विकास के साथ रहा कई लोगों का। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ जून 2022 का जब राज्यसभा चुनाव थे,
राज्यसभा चुनाव में जो है महाविकास आघाड़ी के पास 170 वोट थे, पर महाविकास आघाड़ी की फेवर में 162 वोट डले। और उसी टाइम पे एमएलसी के जो चुनाव हुए वो तो और घट गया, महाविकास आघाड़ी के फेवर में 151 वोट डले। तो ये तो पहले से ही बिखरा हुआ है, ये पहले से ही इनकी आइडियोलॉजी बिखरी हुई है। ठीक। तो ये बीजेपी के ऊपर बिगड़ा फोड़ने से जगह जो है अपनी जो नीति और नियत है इनको सुधारने की जरूरत थी, इन्होंने तो समय रहते नहीं सुधारी। इसीलिए तो ये एनसीपी भी स्प्लिट इसीलिए हुई, शिवसेना भी स्प्लिट इसीलिए हुई। आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे आज घर से बेघर हो गए हैं। क्यों हुए? इसीलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने क्या है, पार्टी को अपने पारिवारिक एक फैमिली एंटरप्राइज के हिसाब से चलाया। एनसीपी भी शरद पवार जी ने फैमिली एंटरप्राइज के हिसाब से चलाया, इसलिए ये हुआ है। आप अपने काबिल नेताओं को जब आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो ये आपके साथ होना मुनासिब है। पर बीजेपी के साथ आरोप लगाने, और देखिए कोई भी नेता अगर बीजेपी के साथ आज जुड़ रहा है, बीजेपी जब शरद पवार जी खुद एडमिट कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की ही सरकार बन रही है, मोदी जी जीत रहे हैं, सबको मालूम है ये बात, तो कोई भी झूठे नाम में। लेकिन बिनू जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में गुलाब चंद जी भी फिर से जुड़ चुके हैं। गुलाब चंद जी, शिवसेना की अगर बात करें तो ये बयान सामने आ रहा है कि जल्दी ही डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी सरकार, वहां पर जल्दी ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। किस विहार पर? जी पंकज जी, ये तो पहले दिन से शुरुआत से यही हो रहा था। ये पहले दिन से ही ऐसा हो रहा था इसके लिए कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार यहाँ तक आ गई, 1 वर्ष पूरा की। ठीक। और ऐसे ही उनकी भविष्यवाणी चलती रहेगी लोगों की, और हमारी सरकार कंप्लीट करेगी, पूरी समय कंप्लीट करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, लेकिन गुलाब जी, अगर एकनाथ शिंदे को लेकर अगर आप बोल भी रहे हैं वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो बीजेपी के पास तो ऑप्शन आ गया ना अजीत पवार का, वो तो ले आए पूर्ण बहुमत से ऊपर। किसका सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का आप? वो तो फिर भी कायम है वहां पर। मुख्यमंत्री का सपना हम नहीं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हम हो चुके हैं और मुख्यमंत्री हैं। किसी भी राजनीति के पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। जैसे हालात, जैसी परिस्थितियां बनेंगे वो बात की बात है, उस वक्त जब डिबेट पे आपके सामने आऊंगा तो मैं बात करूंगा। फिलहाल वर्तमान हम मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के हैं, हम किसी गट के नहीं रहे। अब ठीक, शिवसेना पार्टी के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट माननीय वाला साहब ठाकरे के विरासत को, उनके परिपाटी, उनके परंपरा को, या यूं कह लीजिए कि 27 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में जो सामंजस्य, समन्वय, संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से यहाँ पे सरकारें। संजय राउत का बयान तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। संजय राउत का तो साफ तौर पर कहना है कि आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, अभी तो चल रहा है, जल्दी ही आप जो है वो मुख्यमंत्री पद से चले जाएंगे। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही इस पर निर्णय आ रहा है। वो दिन में तारे देखते हैं और दिन में तारे देखते हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, उनके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनका विवेक, उनकी समझ, उन्हें मुबारक। मैं यही कह सकता हूं कि ठीक है, जो जैसे जैसे वो कहा वो वरदान साबित होता गया और उसके विपरीत परिस्थितियां बनती रही, और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए और बने हैं और बने रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर। और विशेष करके अजीत दादा जो जुड़े ये महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश के सुजलाम सुफलाम के लिए, उनके अंदर जो भी विवेक और बुद्धि, उन्होंने राष्ट्र समर्पित भाव को, जो अपने सभी समर्थित विधायकों को ला करके यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं हमारे साथ में, इसके लिए उन्हें साधुवाद, उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। बिल्कुल। चले बिनू जी, आप कुछ बोल रहे थे। बहुत खुशी के साथ आपको बहुत ज्यादा हंसी और बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार सत्ता में तो कायम है। इसे इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कहूंगा मैं। ये संजय राउत जी कह रहे हैं, इसे इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कहूंगा। ये बैठ के, जैसे हमारे भाई ने कहा ना, दिन में तारे देख रहे हैं, पता नहीं शायद इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स किया, उसमें कोई गड़बड़ हो गई शायद। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए और इन्होंने भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी। देखिए आज अगर एकनाथ जी वहां पे है, उस मुकाम पे है, वो शिंदे गुट के हैं, वो आप ही के साथ ही हैं। बीनू जी मैं क्लियर कर देती हूँ। बीनू जी, वो आपके विपक्ष में नहीं है, वो आप ही के साथ में है, वो शिंदे गुट के हैं। गुलाब चंद जी आप ही के साथ ही हैं।
तो मैं इनकी तो कह रहा हूँ, मेरे साथी की तो मैं सराहना कर रहा हूँ, मैं अपने साथी की सराहना कर रहा हूँ। ये सही कह रहे हैं कि राहुल साहब दिल में तारे देख रहे हैं। देखिए ये इनके सपने, ये मुंगेरी लाल के अजीब सपने हैं इनके। देखिए एकनाथ शिंदे जी जो है ये आज इस मुकाम पे पहुंचे कहते हैं क्योंकि वो शिवसेना के मूल आधार पर टिके रहे, जो बाला साहेब ठाकरे जी के जो आधार थे उस पर टिके रहे। और बाला साहेब ठाकरे जी के पीठ में खंजर घोंपने का काम जो इनके पुत्र ने किया। ठीक है, आपको हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनको मालूम होगा कि बाला साहेब ठाकरे जी ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा था। ठीक है, ठीक है बीनू जी समय बहुत कम है। अनु जी, बात यहां तक भी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से पटना में बैठक हुई थी पूरे विपक्ष की, वहां कहीं ना कहीं अजीत पवार को राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं है और यही वजह रही कि अब वो टूटकर जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ वाले गुट में चले गए हैं, बीजेपी के साथ में चले गए हैं। छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है जी। एक तो मुझे आपकी आवाज ठीक से आई नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सवाल। अनु जी, मेरी आवाज क्लियर मिल पा रही है? हाँ, पटना में बीते कुछ दिन पहले बैठक हुई थी विपक्ष की जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे महागठबंधन की बात की गई थी। वहां पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार को राहुल गांधी का नेतृत्व जो था वो पसंद नहीं है और यही वजह रही है बीजेपी के साथ जाने की, एकनाथ शिंदे गुट के साथ में जाने की। ये वजह है, ये मैं मानती हूँ, ये वजह है। ठीक है, बीनू जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। जी देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा, इनका गुट जो है महाविकास अघाड़ी जो है पहले से ही फेलियर था। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जून 2022 का दिया, जहां पे राज्यसभा चुनाव में 170 वोट होने के बावजूद 162 वोट की पड़ी और अगली बार जब एमएलसी वोट हुई 151 वोट की बढ़ पाई। और शरद पवार जी जो है खुद एडमिट करते हैं 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस डूबती हुई नैया पे कौन सवार होगा? और ऐसे फेलियर नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जाकर आप सरकार का गठबंधन बनाओगे तो आपसे लोग पीछे छुड़ाएंगे ही। ठीक है, डूबती नैया में कोई सवार होना नहीं चाहता है, जो नैया अभी इन्होंने सही फैसला लिया है। हाँ ठीक है बीनू जी। गुलाब चंद जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय कम है, आप देरी से भी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा देरी से जुड़े। पंकज जी, हम सब मिलकर मस्त हैं और विपक्ष पस्त है, बस यही मेरा कमिटमेंट है। इतना ही कह सकता हूं कि राजनीतिक पटल पे पहली बार इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों लिखा जाएगा कि अखंड भारत को बनाए रखने के लिए जो भी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ शिंदे साहब जिस परंपरा परिपाटी को लेकर के निकल पड़े हैं, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, धर्मवीर आनंद के उन अधूरे विचारों को, सपनों को पूरा करने के लिए हम सब निकल पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। निश्चित तौर पर आगामी 2024 में वो गुल खिलेगा, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर लिखा जाएगा। वो अमिट है, कोई मिटा नहीं सकता उसको, चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले। जितना विपक्ष। चलिए गुलाब चंद जी, समय कम होने के चलते चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। मेरे साथ में आप तीनों मेहमान जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका था, इसके बाद अगर बात करें तो इससे पहले जून की अगर बात करें 2022 की, तो इसी समय पर शिवसेना का जो गुट था वो अलग हुआ था, एकनाथ शिंदे अलग हो चुके थे और अब मात्र 1 महीना 2 दिन के अंदर ही, 1 साल 2 दिन के अंदर ही अब एनसीपी जो है वो भी अलग होती नजर आई है क्योंकि अजीत पवार ने अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट का साथ दे दिया है, वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन लड़ाई अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है, लड़ाई जो है वो अब चुनाव चिन्ह को लेकर भी शुरू हो चुकी है क्योंकि 53 में से 40 से ज्यादा विधायक जो है वो एनसीपी के साथ की अगर बात करें तो अजीत पवार के साथ में है। अब अजीत पवार ने यह भी दावा ठोक दिया है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए अब हम लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से शरद पवार ने एक कड़ी मशक्कत के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में जिस तरीके से एनसीपी को खड़ा किया था, क्या अब एनसीपी उनके हाथ से निकलती नजर आ रही है? क्या अजीत पवार पूरे दमखम के साथ में एनसीपी को अपने साथ में ले जाएंगे? क्या वो चुनाव चिन्ह पर एक बार फिर से काबिज हो पाएंगे? ये तो फिलहाल आने वाली राजनीति में पता चलेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।